गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम फार्माकोग्नोसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ये लगभग हर साल रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम समझेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस के आपको नोट्स भी बनाना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड नॉन एब्जॉर्बेंट फाइबर। पहले तो हम समझते हैं कि एब्जॉर्बेंट क्या होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है अवशोषण। ठीक है। यदि हम सपोज आपने देखा होगा कभी कोई सफाई कर्मचारी पोछा लगा रहा है, तो वो फोम को पानी में डुबाता है और फिर चीजों को साफ करता है ना, फिर पानी में डुबाता है उसको, फिर वो निचोड़ता है। ऐसा वो बार बार करता है। तो जब हम फोम फोम को पानी में डुबाते हैं तो क्या होता है, वो पानी अवशोषित कर लेता है ना। और फिर जब हम उसको निचोड़ते हैं तो पूरा पानी उसमें से निकल जाता है। तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और यही घटना यदि केवल सरफेस पे हो, है ना, जैसे आपने किसी बॉल को पानी में डाला और निकाल लिया, तो वो पानी को एड्सॉर्ब करेगी बॉल। एड्सॉर्ब मतलब बॉल की सरफेस पे पानी के मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन मतलब अंदर की तरफ मॉलिक्यूल का जाना, है ना। तो बॉल को आपने पानी में डुबाया, निकाला, तो ये घटना क्या है? एड्सॉर्प्शन। और आपने फोम को पानी में डुबाया और निकाला, तो ये घटना क्या है? एब्जॉर्प्शन। समझ गए एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ठीक है। और फाइबर क्या होता है, अब हम ये समझते हैं। फाइबर मतलब होता है थ्रेड, धागा, है ना। जैसे रस्सी, रस्सी छोटे छोटे धागों से मिलकर रस्सी बनती है, और रस्सी कितनी मजबूत होती है। जैसे आपका वूल, है ना, भेड़ से हमें मिलता है। कॉटन, कपास, कपास में भी छोटे छोटे रेसे होते हैं कि नहीं। आप उसको यदि माइक्रोस्कोप में स्लाइड बना के देखोगे, उसको मैग्नीफाई करके, तो आपको कॉटन में भी छोटे छोटे धागे मिलेंगे, है ना। रस्सी, रस्सी में छोटे छोटे आपके धागे होते हैं बहुत सारे, लेकिन उससे बंच बंच उसका जब बनता है तो एक पूरी रस्सी बन जाती है। तो ऐसे ही जब हम कॉटन को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता नहीं कि उसमें थ्रेड है, लेकिन रहते हैं थ्रेड, है ना। जैसे आपने देखा होगा कास, कास चटाई बनती है ना, चटाई में भी आपके रेसे रहते हैं, है ना। तो वो जो रेसे होते हैं, वही फाइबर हम मेडिकल फील्ड में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हम इस आंसर पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड नॉन एब्जॉर्बेंट फाइबर। मतलब ये दो प्रकार के फाइबर होते हैं, तो इसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये तो हमको नाम से ही समझ में आ रहा है ना। अब हमने एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्प्शन समझ लिया है कि एब्जॉर्बेंट फाइबर क्या होंगे, जो एब्जॉर्ब करेंगे, जो किसी लिक्विड को सोक करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्बेंट फाइबर। दीज फाइबर हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड रिटेन लिक्विड विद इन देयर स्ट्रक्चर। मतलब इनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि ये किसी लिक्विड को या वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉटन, हेम्प, बेम्बू फाइबर। बेम्बू मतलब होता है बांस, तो बांस से भी फाइबर निकलता है और उस फाइबर को हम यूज करते हैं। तो हम लोग मेडिकल फील्ड में कॉटन बहुत ज्यादा यूज करते हैं ड्रेसिंग के लिए, है ना। कभी किसी को फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, उसमें से पस बह रहा हो, ब्लीडिंग हो रही हो, है ना, तो हम कॉटन से उसकी क्लीनिंग करते हैं, है ना, ड्रेसिंग करते हैं। फिर उसके ऊपर हम जो पट्टी बांधते हैं, पट्टी भी आपके थ्रेड से ही बनी होती है। पट्टी को आप ध्यान से देखोगे तो उसमें छोटे छोटे धागे रहते हैं और वो गुने रहते हैं, है ना। पट्टी देखी है आप लोगों ने? तो ये सब जी सर। फाइबर से ही बनती है ना। तो इसका एग्जाम्पल है कॉटन, हेम्प। हेम्प भी एक प्लांट होता है जिससे हमें थ्रेड मिलता है, जिससे हमें फाइबर मिलता है, और बेम्बू फाइबर। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल है ये किसके हैं? आपके एब्जॉर्बेंट फाइबर के, मतलब जो एब्जॉर्प्शन करेंगे, जो अवशोषण करेंगे किसी लिक्विड का या पानी का, जब भी ये उसके कांटेक्ट में आएंगे, सोकिंग करेंगे। ठीक है। और ये इसका एक और एग्जांपल है, जैसे टावेल। टावेल हम लोग यूज करते हैं, तो टावेल कैसा होना चाहिए? हम नहा के आए और हमने उसको बॉडी पे लगाया, तो पूरा पानी सोख लेना चाहिए टावेल ने, फिर हम उसको धूप में सुखा लेंगे, फिर हम उसको अगले दिन यूज करेंगे। तो ये होती है सोकिंग की प्रॉपर्टी। ठीक है। तो मेडिकली भी यदि हम किसी फोड़े को साफ कर रहे हैं और उसमें यदि पस लगा हुआ है ना, तो हम उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं, तो वो उसमें एब्जॉर्ब होगा तभी तो निकलेगा, है ना। घाव पे हमने जैसी कॉटन ऐसे ऐसे किया तो उसमें से वो साफ होता है यस। ना, तो वो बहुत यस जरूरी सर। है ना। तो ये इसकी सोकिंग की प्रॉपर्टी होती है। तो ये होते हैं आपके एब्जॉर्बेंट फाइबर। ऐसा ही एक एग्जांपल है डाइपर।
है ना, बच्चों को डायपर लगाते हैं, यस सर। है ना। तो बच्चे जब उसमें सू करते हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो ऐसे 2-3 बार का सू वो एब्जॉर्ब कर लेता है ना। वैसे ही आपके सैनिटरी पैड्स, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, है ना। तो ये है आपके एब्जॉर्बेंट फाइबर। इजी है ना, आता है ये क्वेश्चन 5 नंबर में, है ना। तो एब्जॉर्बेंट फाइबर आप लिख लोगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और एग्जाम्पल, इसमें से देख के आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लेना। नेक्स्ट है आपका नॉन एब्जॉर्बेंट फाइबर। तो सीधी सी बात है, एब्जॉर्बेंट का उल्टा नॉन एब्जॉर्बेंट। ये लिक्विड को, वाटर को ये रिपेल करेंगे। रिपेल करना मतलब उसको अवशोषित नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं उसका करेंगे। अपोज करेंगे। जैसे आपने देखा होगा पॉलिस्टर के जो कपड़े आते हैं, रेनकोट, है ना, नाइलॉन जो है, पॉलीप्रोपाइलीन के फाइबर है, ये जितने भी फाइबर है इन पे पानी मतलब अवशोषित नहीं होता है। आपने देखा होगा अभी एक ऐड आता है कुछ कपड़ों का, वो कपड़ों पे जैसे आप चाय डालो तो चाय से दाग नहीं पड़ते, पूरी चाय नीचे गिर जाती है। होता है ऐसा। जैसे आपने जी सर। शर्ट पैंट पहना है और आप बारिश में जा रहे हो, आप यदि रेनकोट नहीं पहनोगे तो आप भीग जाओगे, अंदर तक गीले हो जाओगे। पर आप यदि रेनकोट पहन लोगे तो आपके अंदर वाले कपड़े गीले होंगे क्या? नहीं होंगे। ऐसा नहीं। क्यों हो रहा है? क्योंकि रेनकोट पानी को रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की क्लोथिंग्स भी आती है ना। तो हम दोनों ही टाइप के फाइबर मेडिकल में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है आपका पॉलिएस्टर, नाइलॉन और प्रोपाइलिन फाइबर, ठीक है। अब इनका एप्लीकेशन कहाँ पर है? जहां पर भी हमको मॉइस्चर को रेजिस्ट करना होगा, है ना, तो वहां पर हम इनका यूज करेंगे। और जनरल लाइफ में इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, कुछ क्लोथिंग्स ऐसी होती हैं और रेनकोट्स होते हैं जो लिक्विड को रिपेल करते हैं, पानी को रिपेल करते हैं। तो इनमें जो फाइबर होता है वो कौन सा होता है? नॉन एब्जॉर्बेंट फाइबर। तो बस 5 नंबर में आप इतना लिख दोगे और थोड़ा सा इसको बढ़ा लेना, आपके पास जो भी बुक गाइड हो तो थोड़ा इसको और पढ़ लेना। बाकी आपको बेसिकली समझ में आ गया एब्जॉर्बेंट फाइबर, नॉन एब्जॉर्बेंट फाइबर क्या होता है, फाइबर क्या होता है, मेडिकल में हम इसको कहाँ यूज करते हैं, ड्रेसिंग के लिए हम पट्टी यूज करते हैं, कॉटन यूज करते हैं, है ना। हम स्टिचिंग, है ना, स्टिचिंग यदि किसी की स्किन कहीं फट गई तो हम उसमें टाके लगाते हैं ना, तो टाके के लिए भी हम फाइबर यूज करते हैं, है ना। बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब हम टाके लगा दें और उसको छोड़ दें तो अपने आप वो डिग्रेड हो जाता है। और एक टाका वो होता है जिसको हमें निकालना पड़ता है ना। जैसे किसी को आपने देखा होगा, सुनते हैं ना, 14 टाके लगे, 10 टाके लगे, स्किन फट गई, तो वहां पर जी टाके सर। लगाना पड़ता है। तो टाके लगाने के बाद स्किन अपने आप ही वहां से चिपक जाती है, ठीक है। और यदि हम टाका नहीं लगाएंगे, स्किन फट गई, तो क्या होगा? इन्फेक्शन होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव वहां से हमारे ब्लड में जाने लगेंगे, तो इससे मरीज की जान जा सकती है। इसलिए जो बड़े गहरे घाव होते हैं, लंबे कट्स होते हैं, उनपे टाके लगाए जाते हैं। तो वो टाके लगाने के लिए हम यही फाइबर यूज करते हैं। फाइबर मतलब धागा, थ्रेड। अब यही यदि बहुत समूह में है तो यही कॉटन बन गया, इसी ने कपड़ा बना लिया, इसी ने रस्सी बना लिया। और एक सिंगल है तो सिलाई के काम आ रहा है ना। जैसे कथड़ी सिलते हैं तो सुई में एक धागा रहता है लेकिन पूरी कथड़ी सिल लेते हैं हम, है ना। और वही धागे को यदि हम बारीक 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 करके ऐसे मिला दे तो वही धागे से कपड़ा बन जाता है, वही रेसे से कपड़ा बन जाता है। जैसे रेशम का कपड़ा आपने सुना होगा, है ना, तो रेशम का धागा होता है, उसी से उसका कपड़ा बनता है। तो आप समझे ये एब्जॉर्बेंट और नॉन एब्जॉर्बेंट फाइबर क्या होता है? लिख लोगे एग्जाम में आएगा तो? क्यों, इजी है ना, यस सर। है ना। इसको थोड़ा सा आप इसके नोट्स बनाओगे तो और बढ़ा लेना। अब हम देखते हैं केमिकल टेस्ट फॉर वूल, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो वूल जो होता है ये प्रोटीनस सब्सटेंस होता है, प्रोटीन का बना होता है। हमारे बाल भी प्रोटीन के बने होते हैं, है ना। वूल भी प्रोटीन का बना होता है। तो हमें वूल को आइडेंटिफाई करना है ना। तो हम कुछ ऐसे प्रयोग करेंगे, टेस्ट करेंगे जिससे हम वूल को आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे किसी ने आपको वूल दिया तो आप उसको समझोगे कि वो ओरिजिनल है या नहीं, है ना। तो उसके लिए आप उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ टेस्ट लगाओगे, है ना। जैसे भाई आपको किसी से दूध लेना है तो आप पहले उसको लेक्टोमीटर से चेक कर लोगे कि दूध में उसने पानी तो नहीं मिलाया है ना। और फिर उससे आप दूध ले लोगे, थोड़ा सा सैंपल लोगे बीकर में 10-20 ml, और उसमें आप चेक करके देख लोगे कि दूध शुद्ध है या नहीं, सैंपलिंग जिसको हम बोलते हैं। अब उसके बाद दूध यदि प्योर है तो आप बोलोगे दे दे भैया 10 लीटर। तो ऐसे ही हमने क्या है, वूल हमको यूज करना है इंडस्ट्री में, मेडिकल पर्पस से। तो हम वूल की क्वालिटी को चेक करते हैं कि वूल ओरिजिनल है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ जांचें हैं, कुछ टेस्ट है, कुछ मापदंड है, पैरामीटर्स है।
ये यदि पास होते हैं तो हमारा वूल अच्छी क्वालिटी का है। तो सबसे पहला तो ये है बर्निंग टेस्ट। बर्न मतलब होता है जलाना। हम उसको जला के देखेंगे, है ना। बाल को जब हम कभी जलते हैं या कभी आपने स्मेल किया होगा, हेयर जब बर्न होते हैं तो कैसी खुशबू आती है ना। लगभग वैसी ही खुशबू वूल के जलने पे भी आती है, क्योंकि वूल में भी प्रोटीन होता है। वूल हमें कहाँ से मिलता है? भेड़ से, शीप से, है ना। तो शीप के बाल होते हैं, हमारे भी बाल होते हैं। तो हम यदि वूल को जला के देखें तो उसमें से प्रोटीन के जलने की एक स्पेशल खुशबू आती है। तो ये इसका एक यूनिक फीचर होता है। तो इस फीचर के आधार पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, ब्लीच टेस्ट। ब्लीचिंग आप लोग करते हो? ब्लीचिंग की है कभी किसी ने? स्किन पे ब्लीचिंग करते हैं। स्किन के जो हाँ सर। हेयर्स होते हैं वो बहुत टाइनी हेयर्स होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, ठीक है। और वो हेयर्स को जब हम ब्लीच करते हैं तो वो सुनहरे कलर के हो जाते हैं। तो हमारे फेस की फेयरनेस बढ़ जाती है, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? कलर चेंज कर देता है। तो हम यहाँ पर ब्लीचिंग टेस्ट करेंगे तो वूल का कलर चेंज होगा क्या? नहीं। वूल का यदि कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो ओरिजिनल नहीं है। तो वूल फाइबर रेजिस्ट जी। टू ब्लीच, मतलब ये रेजिस्ट करता है, ठीक है। वूल में हम यदि ब्लीचिंग पाउडर को ऐड करेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। बहुत हल्का सा होता है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो वूल अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो इसके लिए हम कोई भी ब्लीचिंग पाउडर यूज कर सकते हैं, जनरली जो हम हाउस में यूज करते हैं। और उसको हम वूल का जो सैंपल है वो हम इसमें डिप करके देखेंगे, है ना। और डिप करके उसको निकाल लेंगे और देखेंगे कि उसका कलर चेंज तो नहीं हो रहा माइक्रोस्कोप से, या पावर ग्लास आता है जिससे हमारी ऑब्जर्वेशन ज्यादा बेहतर हो जाती है, मैग्नीफाई कर देता है वो चीजों को, थोड़ा सा बड़ा दिखाता है। पावर ग्लास आप मेडिकल पे भी यूज करते होंगे। मेडिकल में जो लेबल होते हैं दवाइयों के, जैसे इंजेक्शन के, तो वो बहुत बारीक होते हैं, दिखते कहाँ हैं, है ना। नो तो हम सर। उसके लिए पावर ग्लास का यूज करते हैं, तो हमको ऐसे करके देख लेते हैं तो हमें साफ साफ दिख जाता है ना। क्योंकि कुछ लोग उसको देख नहीं पाते हैं। एम्पुल से स्पेशली, एम्पुल का जो लेबल होता है, एम्पुल ही तो इतना सा रहता है, उसका लेबल भी बहुत छोटा रहता है। तो उस पे जो दिखावट रहती है, प्रिंटिंग रहती है, वो बहुत ज्यादा बारीक होती है ना। तो उसको हम मैग्नीफाई करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छा एग्जामिन कर पाएंगे और उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये ब्लीच टेस्ट आपको समझ में आया? बहुत इजी है। ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि वूल में कलर नहीं चेंज आना होता है चाहिए, नहीं। ठीक है। बर्न टेस्ट भी इजी है, हम जला के देखेंगे और स्लोली जलेगा। पहली चीज तो एकदम से मतलब गड़बड़ नहीं जलेगा, धीरे धीरे जलेगा, है ना। कभी आपने देखा होगा लोग आग के किनारे बैठे रहते तो अपने पैरों के बाल जला लेते हैं, है ना। बहुत से लोग वैक्सिंग भी करवाते हैं कि भाई बॉडी पे बाल ना रहे। आपने देखा होगा पूरी बॉडी की वैक्सिंग करवाते हैं, हाथ की वैक्सिंग करवाते हैं, है ना। गर्ल्स ज्यादा करवाती हैं, है ना। और कुछ लोग फेस की भी वैक्सिंग करवाते हैं, है ना। वैसे ये सही नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, लेकिन लोग करवाते हैं, है ना। मेल्स भी है तो वो फेस दाढ़ी जो है वो वैक्स से निकालते हैं, है ना। तो वैक्स जब लगाते हैं यहाँ पर और स्ट्रिप लगा के खींचते हैं तो बाल जड़ से उखड़ जाते हैं, है ना। तो ये होती है वैक्सीन। तो ये जो वैक्सीन है, ये वैक्स किससे बनता है? बी वैक्स से। मधुमक्खी का जो छाता है, इस पे भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसको जब हम बर्न करते हैं, उसको बॉईल करते हैं, तो वो पिघल जाता है। और वो पिघलता है, फिर हम उसकी प्रोसेसिंग करके उससे वैक्स बना लेते हैं, ठीक है। जैसे रीका का वैक्स आता है। तो ये वैक्स को हम मेडिकल फील्ड में भी यूज करते हैं एज अ बेस, ठीक है। तो ये आपका ब्लीचिंग टेस्ट हो गया। सॉलिबिलिटी टेस्ट नाम से ही पता चल रहा है ना। हम इसको घोल के देखेंगे, है ना। घोल जो होता है वो इंसॉल्युबल होता है कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी है ना। एक आपके पोलर सॉल्वेंट होते हैं, पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल जैसे वाटर है ना। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या है आपका? एसीटोन, इथेनॉल और ईथर। मतलब इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है, इसलिए इसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोल रहे हैं। तो हम वूल को घोल के देखेंगे, है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और वो उसमें नहीं घुलता है। तो ये भी एक हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। अगला है डाई टेस्ट, है ना। डाई, हेयर डाई आपने देखी होगी, बाल काले करते हैं लोग, देखिए। यस। जिन लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं वो डाई करते हैं। तो वो डाई मतलब कलर। तो अलग अलग कलर की डाई आती है। डाई हम उसमें भी यूज करते हैं, टाइट्रेशन में। बताया था ना मैंने आपको, हाँ फिनोफ्थलीन, सर। है ना। डाई हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमको एंड पॉइंट पे कलर मिल जाएगा, है ना।
तो कुछ डाइज ऐसी होती हैं जिनमें अलग अलग कलर्स होते हैं, कोई पिंक कलर की है, कोई ब्लैक कलर की है ना। तो ये डाई टेस्ट में हम क्या है, वूल को डाई में वूल को ऐड करते हैं, ठीक है, और उस तरह से हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये क्वेश्चन एक पूछा गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जिलेटिन, ठीक है। जिलेटिन से कैप्सूल के सेल बनते हैं, मैंने आपको कैप्सूल पढ़ाया था, यस सर। है ना, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट है ना। सिलिकॉन कैप्सूल। तो ये जो यस सर। जिलेटिन होता है बेटा, ये जिलेटिन हमको कोग्नोसी में भी पढ़ना है, और यही हमने सुटिक्स में भी पढ़ा था, है ना। जी। राइट अ शॉर्ट जी। नोट ऑन जिलेटिन, तो जिलेटिन के बारे में आप जो कुछ जानते हो यहाँ पर सब लिख सकते हो, है ना। तो जिलेटिन भी प्रोटीन का बना होता है ना। और जिलेटिन हमें एनिमल सोर्स से मिलता है। एनिमल सोर्सेज एनिमल्स से के जो मिलता है, हाँ। कनेक्टिव टिश्यू है, स्किन है, बोन्स हैं, है ना। एनिमल के कनेक्टिव टिश्यू में स्किन आएगा, बोन आएगा, तो इससे हमें जेलेटिन मिलता है, और ये फार्मास्यूटिकल्स में, फोटोग्राफी इंडस्ट्री में और कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है जेलेटिन। और जिलेटिन का हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं, पहले एनिमल की बोन से, स्किन से कनेक्टिव टिश्यू को हम आइसोलेट करके उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, उसको बॉईल करते हैं, ठीक है। और उसके कोलेजन फाइबर को हम थोड़ा सा लूज करते हैं, लूज करने के बाद में हम उसकी केमिकल प्रोसेसिंग से फाइनली उसकी जिलेटिन शीट बना लेते हैं, और उस जिलेटिन शीट को हम जहां भी हमें यूज करना है अपने हिसाब से करते हैं। जिलेटिन जो होता है, ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है, आपने वो जेली की चॉकलेट खाई होगी कभी, है ना। तो जेली लाइक यस। इसकी कंसिस्टेंसी होती है। अब ये इसके एप्लीकेशंस क्या है, फूड इंडस्ट्री में यूज होगा ये, है ना। गमी कैंडीज, गमी कैंडीज जो आती है वो बनाई जाती है इससे। सूप में डाला जाता है जिससे सूप की कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो जाती है ना। योगर्ट में डाला जाता है, दही में भी जेलेटिन ऐड करते हैं जिससे दही की कंसिस्टेंसी और स्मूथ होके इंप्रूव हो जाती है। फार्मास्यूटिकल्स में ये यूज होता है, फार्मास्यूटिकल्स में कैप्सूल का सेल बनता है ना। और कभी कभी जिलेटिन से कुछ टैबलेट की कोटिंग भी कर दी जाती है। फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में यूज होता है ये, है ना, फोटोग्राफिक फिल्म बनती है इससे। जो लाइट सेंसिटिव सिल्वर सिल्वर के क्रिस्टल्स होते हैं ना, तो उसको ये बांध के रखता है, उसको पकड़ के रखता है, तो फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में। अभी कहाँ यूज होती है, जो फोटोग्राफर्स होते हैं ना वो अपने स्टूडियो में फोटोग्राफिक फिल्म यूज करते हैं। कॉस्मेटिक बनाने में यूज होता है, फेस मास्क बनाने में, है ना। गर्ल्स ने यूज किए होंगे फेस फेस पैक, फेस मास्क आते हैं ना। तो हम किसी चीज को चाहें कि हमारी स्किन पे वो एक पतली परत बना के चिपक जाए, तो हमको जेल की जरूरत पड़ेगी। और जेलेटिन की कंसिस्टेंसी जेल जैसी होती है ना। एज अ जेलिंग एजेंट भी काम करता है ये। तो जो जिलेटिन है वो हमारे फेस मास्क में डलेगा, क्रीम में डलेगा, और जब हम इसको स्किन पे लगाएंगे तो हमारी स्किन स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। और नॉर्मली क्रीम में भी डलता है, ये जो फेस पे हम क्रीम लगाते हैं उसमें भी जेलेटिन यूज होता है, तो जेलेटिन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, है ना। अब आप ये एग्जाम में आएगा तो आपको जिलेटिन के कैप्सूल का चित्र भी बना देना चाहिए, और उस पर लिख देना चाहिए बॉडी है ना, और ये इसका कैप है, ठीक है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, दोनों में डिफरेंस भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, कि जी। हार्ड जिलेटिन क्या होता है और सॉफ्ट जिलेटिन क्या होता है। यही होता है सेंस ऑफ ह्यूमर, यही होती है स्मार्टनेस, है ना, कि आप एग्जाम में कितना अच्छा आंसर लिख पा रहे हो, है ना। क्योंकि नॉलेज होना और नॉलेज को लिखना, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। अब ये 5 नंबर में पूछा है, हम इसका बहुत बढ़िया आंसर लिखना चाहते हैं, तो जितना मैंने आपको बताया उतना तो लिखें ही लिखें, उसके बाद फिर हम ये भी बता दें कि हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग हर साल पूछा जाता है फार्मास्यूटिक्स में, है ना। तो देखो, फार्मास्यूटिक्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कोग्नोसी में काम आ रही है नहीं। आप सब्जेक्ट जी को यदि सर। अच्छे से पढ़ोगे तो आप सभी सब्जेक्ट को कनेक्ट कर पाओगे। आपने फर्स्ट ईयर यदि बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना, सेकेंड ईयर में आपको बहुत कम प्रॉब्लम होगी, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें सेकेंड ईयर में भी है, तो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ लोगे तो हेल्प मिल जाएगी। जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, डायूरेटिक ड्रग्स, ये सेम आपको मिलेगा कोलॉजी में, ये सेम आपको मिलेगा फार्माकोथेरापेटिक्स में, सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट है। इसलिए फर्स्ट ईयर को अच्छे से पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। जो फर्स्ट ईयर पास कर लेता है ना बहुत अच्छे से, उसको सेकेंड ईयर में कोई दिक्कत नहीं होती, है ना। क्योंकि लगभग 40% सिलेबस
आपका सेकेंड ईयर में भी आपको देखने को मिलेगा। बस इतना है कि उसको पढ़ने का थोड़ा सा मतलब एंगल चेंज हो जाता है, बाकी काफी चीजें सेम ही रहती है। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होगा, फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में यूज होगा, फार्मास्यूटिकल्स में यूज होगा, फूड इंडस्ट्री इसको यूज करेगी, है ना। गमी चॉकलेट बनाने में, फार्मास्यूटिक्स में आपका जिलेटिन बनेगा, टैबलेट की कोटिंग भी हो जाएगी जिलेटिन से, है ना, कॉस्मेटिक्स में डलेगा। तो ये इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हो गए जिलेटिन के। 5 नंबर में आया है ये, ठीक है। इतना लिख दोगे 5 नंबर में, बहुत है, उसको थोड़ा सा और बढ़ा लेना। अगला एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज केओलिन, है ना। कभी मैंने आपको पॉइजनिंग पढ़ाई थी कुछ दिन पहले, मैंने आपको उस टाइम क्योलिन का नाम लिया था, है ना। क्योलिन क्या होता है, यदि हमने क्योलिन किसी को दिया तो उसके स्टमक में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको क्योलिन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में नहीं जाते, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और वो टॉक्सिन्स फिर हमारे फीसिस के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि क्योलिन उनसे कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। तो क्योलिन को हम चाइना क्ले भी कहते हैं, और ये नेचुरल अकरिंग मिनरल होता है। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, Al2Si2O5, ये इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। एक्चुअली ये टू है ना, मैं छोटा नहीं बना पाया तो इसलिए ऐसे बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन वो ऐसा रहेगा Al और छोटा सा टू। केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, है ना। तो वो उसको वैसा जी आप लोग लिख जी। लेना, मैं लिख नहीं पाया, मुझे वो आता नहीं कैसे लिखते हैं। तो Al2Si2 सिलिका भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है इसमें, और ऑक्सीजन भी होता है, और हाइड्रोक्साइड भी होता है। तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। Al2, Al मतलब एल्यूमिनियम, Si मतलब सिलिका, और सिलिकॉन O5, ऑक्सीजन। है ना, और ये हाइड्रोक्साइड। तो ये पूरा इसका फॉर्मूला है क्योलिन का। और क्योलिन एज अ एंटीडोट भी यूज होता है पॉइजनिंग के केस में। ये पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिससे वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और ये बनता कैसे है, सेडिमेंट्री रॉक से। ये सेडिमेंट्री रॉक से हम इसको आइसोलेट करते हैं, इसको चाइना क्ले भी कहते हैं, है ना। पोर्सोलिन और सेरेमिक इंडस्ट्री में भी इसका बहुत यूज होता है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, ऐसी रॉक जो डिपोजिशन से बनती है बहुत लंबे समय में, धीरे धीरे, जो ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनके डिपोजिशन से धीरे धीरे ये रॉक बनती है, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक से हम इसको आइसोलेट करते हैं। इसको हम क्या है, पीस लेते हैं, इसका साइज रिडक्शन कर लेते हैं, है ना, फाइन पार्टिकल में। साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन मैंने आपको पढ़ाया था सुटिक्स में। तो केओलिन को तैयार करने के लिए हम उसको फाइन पार्टिकल में मतलब तोड़ लेते हैं, उसका साइज रिडक्शन कर लेते हैं, और उसका साइज सेपरेशन कर लेते हैं। तो इससे हमको एक वाइट कलर का सॉफ्ट अर्थी टेक्सचर का पाउडर मिल जाता है, ठीक है। और इसी पाउडर को हम हमारे फार्मेसी में यूज करते हैं। सेरेमिक इंडस्ट्री भी इसको यूज करती है ना। टाइल्स बनाने में इसका यूज होता है, जिससे टाइल्स की स्ट्रेंथ काफी इंप्रूव हो जाती है ना। और टाइल्स में एक स्मूथ टेक्सचर आ जाता है, ठीक है। तो टाइल्स इंडस्ट्री, सेरेमिक इंडस्ट्री भी इसको यूज करती है। हम पेपर बनाने में भी केओलिन का यूज करते हैं। पेपर इंडस्ट्री इसको यूज क्यों करती है, क्योंकि ये पेपर को स्मूथ बनाता है, और इस पे जब हम प्रिंटिंग करेंगे तो वो काफी ब्राइट, अच्छी प्रिंटिंग होती है। तो इंक को पेनेट्रेशन के लिए एक पोरस सरफेस मिल जाती है, मतलब बहुत फाइन पोरस रहते हैं, तो उसमें इंक अंदर तक पेनेट्रेट करती है। तो पेपर इंडस्ट्री भी क्योलिन को यूज करती है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी इसको यूज करती है ना। क्योलिन इज कॉमनली यूज्ड इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सच एज फेस मास्क, पाउडर, क्रीम। इसमें ये एज अ एब्जॉर्बेंट यूज होता है, और ये एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है। एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सफोलिएटिंग एक्सफोलिएशन मतलब होता है डेड स्किन को रिमूव करना, है ना। स्क्रब करना, स्क्रब आता है ना, स्किन पे स्क्रब करने से पूरी डेड स्किन निकल जाती है। तो ये एक्सफोलिएटिंग इफेक्ट भी देता है। मतलब हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, ऐसे कॉस्मेटिक जो एज अ स्क्रबर यूज हो रहे हैं। स्क्रबर्स आते हैं ना लोटस कंपनी के, और भी बहुत सी कंपनी है। जैसे आपने रामफल, रामफल जो आता है ना, उसमें भी स्क्रबिंग इफेक्ट होता है, थोड़ा सा दरदरापन, है ना। वो दरदरेपन की वजह से जब हम घसते हैं कहीं पर भी, तो एक्सफोलिएशन होता है। एक्सफोलिएशन मतलब डेड स्किन का रिमूवल। तो वो प्रॉपर्टी भी इसमें होती है। अब ये जब क्रीम में डलता है, तो जिन लोग की ऑयली स्किन रहती है, तो वो एक्सेस ऑयल को
एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब हम फेस को वॉश करते हैं तो हमारे फेस से जो एक्सेस ऑयल है वो रिमूव हो जाता है। और स्किन की क्लीनिंग में हम इसको यूज करते हैं, हमारी स्किन काफी मतलब रिफ्रेश फील करती है, क्योंकि जो इम्प्यूरिटीज होती है उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है इम्प्यूरिटीज को, है ना। जैसे हमने जिस क्रीम में केओलिन डाला है, हम उससे यदि स्किन की मसाज करेंगे, है ना, तो मसाज करेंगे तो स्किन पे जो पोर्स होते हैं उसमें बहुत छोटे छोटे माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, है ना, और वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। और जब हम फेस वॉश करेंगे तो हमारा चेहरा एकदम साफ हो जाएगा, है ना, हमारे फेस पे एक ग्लो आ जाएगा। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी इसको काफी यूज करती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी इसको यूज करती है, ठीक है। मेडिकेशन के रूप में एंटी डायरियल ड्रग्स, डायरिया के केस में यूज होता है। डायरिया मतलब लूज मोशन, वाटर लाइक फीसेज आते हैं, ठीक है, तो उसमें भी इसके इलाज में इसको यूज करते हैं। क्योंकि यदि डायरिया टॉक्सिन्स की वजह से हुआ है, तो जब हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे केओलिन अप्लाई करते हैं, मतलब इंटरनली लेते हैं, तो वो टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो वो बॉडी से रिमूव हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे तो डायरिया ठीक हो जाएगा। तो डायरिया के ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में यूज करते हैं। पेंट और कोटिंग इंडस्ट्री भी इसको यूज करती है, ठीक है। पेंट जो बनाए जाते हैं ना, तो पेंट में थोड़ा सा ग्लॉसी टेक्सचर आता है, ओपेसिटी आती है, पेंट की विस्कोसिटी थोड़ा बढ़ाने के लिए हम उसमें केओलिन डाल देते हैं। लेकिन पेंट इंडस्ट्री इसको कम यूज करती है क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। एक क्वेश्चन ये आया है, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल हनी। हनी खाया होगा आपने, शहद पिया है? अब तो खैर जी सर। ओरिजिनल शहद, प्योर हनी तो मिलता नहीं है आसानी से, मार्केट में जो आता है उसमें तो काफी मिलावट रहती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको शुद्ध और अशुद्ध हनी में आप कैसे पता लगाओगे कि वो शुद्ध है या नहीं, है ना। बताओ, किसी को कुछ पता हो तो कैसे पता लगाते हैं? हम्म। अच्छा, ठीक है। हाँ, जितने भी टेस्ट आपको पता है ना हनी के आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये बहुत लोगों को पता है, इसलिए मैंने आप लोग से पूछा है ना। तो जो भी आपको पता है सब लिख के आ जाना, ना। उसकी कंसिस्टेंसी हम देखते हैं कैसी है, थिक है, और उसकी अपीयरेंस को चेक करते हैं, और क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट होता है, और वाटर कंटेंट देखते हैं, प्यूरिटी टेस्ट है ना। तो ये चार पांच चीजें हैं, तो ये यहाँ पर दी हुई है, तो इसको आप पढ़ लेना। और एक मिनट, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता हूँ, रुको, जो एग्जाम में काफी पूछा गया है। एक मिनट, एक क्वेश्चन आता है बेटा, गूगल, गूगल पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, ठीक है। गूगल रेजिन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, और ये हमको प्लांट से मिलते हैं। गूगल मतलब गोंद, जैसे गोंद कतीला है, लड्डू बनाते हैं ना, लड्डू में हम जी गोंद डालते सर। हैं, गोंद एज अ बाइंडर काम करता है, ठीक है। को यदि हम चाहें कि लड्डू में थोड़ी कसावट आ जाए और अच्छे लड्डू बने, और ज्यादा गोंद डाल दोगे तो बहुत ही ज्यादा कसावट आ जाएगी, तो खाने में चफड़ चफड़ लगेंगे, है ना। तो वो जो गोंद वो होता है ना, ड्राई फ्रूट इसमें वही डालते होता हैं है सर। गूगल, ठीक है। और वो एज अ दवाई यूज होता है ना। पंसारी की शॉप पे आपने देखा होगा, मिल जाता है आसानी से, और आपने सभी ने गोंद खाया है कभी ना कभी, सर खाया है या ड्राई नहीं? फ्रूट्स के लड्डू में बनाते हैं ना वो। हाँ, ड्राई फ्रूट्स, वो ड्राई प्रेग्नेंट फ्रूट्स लेडी के के लिए लड्डू जो लड्डू बनते हैं और पहलवानों के लिए जो लड्डू उसी में बनाए जाते डालते हैं, हैं। है ना, तो उसी में जो गोंद जी सर। डालते हैं उसी को हम गूगल बोलते हैं, ठीक है। अब ये किस कैटेगरी यस। का ड्रग है? रेजिन, रेजिन कंटेनिंग ड्रग होता है ये। अब इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब ये मिलता कैसे है? पेड़ की जो छाल होती है ना, उस पे जब कट लगाया जाता है उसको हम इंसीजन बोलते हैं। इंसीजन मतलब कट लगाना। तो जब हम उसमें कट लगाते हैं तो उसमें से धीरे धीरे टपकता और निकलता है। जब हम छोटे थे तो हम पेड़ में से गोंद निकालते थे कि नहीं, हाँ ताकि हम सर। कुछ चिपकाने के लिए उसका यूज कर सके, है ना। तो हम इंसीजन लगा देते थे, कट, और कुछ दिन बाद देखते थे तो वहां पर हमें गोंद मिलता था, फिर हम उसको कलेक्ट कर लेते थे, है ना। तो पेड़ से ही हमको मिलता है, कुछ पेड़ों में से गोंद निकलता है। अब ये गोंद पेड़ के लिए एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है, मतलब
ड्रोन की पेड़ को कोई जरूरत नहीं है वैसे, पर हमको पड़ती है उसकी जरूरत। हमें तो बहुत सारे काम रहते हैं। अब ये गूगल जो होता है, ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में डाला जाता है, और ये बहुत अच्छा ड्रग है ना। जैसे किसी को हाइपरलिपिडेमिया हो गया है, किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया किसी को हार्ट डिजीज है ना, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है ना, हार्ट के पेशेंट को ये गूगल दिया जाता है। तो गोंद खाने से क्या होता है, उसकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कम हो जाता है। ठीक है। अब इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है गूगल में, मतलब इसका फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो एपीआई, जो बीमारी को ठीक करता है, तो इसको हम फाइटोस्टेरॉल बोलते हैं। इसमें वोलेटाइल ऑयल होता है, रेजिन होता है, ट्राई टर्पेनॉइड्स होते हैं। ठीक है। और गुगलोस्टेरॉल, गुगलोस्टेरॉल ये इसके केमिकल का नाम है, जो गोंद में प्रेजेंट रहता है। अब गोंद में एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है। एंटी इंफ्लामेटरी का मतलब सूजन को कम करता है। तो जहां पर सूजन आई है वहां पर गोंद खा भी सकते हैं, तो सूजन कम करेगा, और गोंद वहां पर लगा भी सकते हैं। तो ये भी एक इसका यूज है। अब हम इसको अर्थराइटिस में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अर्थराइटिस में घुटने में सूजन आ जाती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, है ना, नी में पेन भी होता है, सूजन भी आ जाती है, तो उस सूजन पे हम इस रेजिन को यूज कर सकते हैं। मार्केट में इसके फॉर्मुलेशन भी आते हैं, जैसे गूगुलिपिड नाम से 500 mg की एक टेबलेट आती है, गूगल से बनती है वो। क्यूआईडी इसका डोज रहता है। क्यूआईडी का मतलब दिन में 4 बार, दिन में 4 बार इसको लेना पड़ता है, 3 से 4 बार। तो ये इसका मार्केट फॉर्मुलेशन है। ये लिवर टॉनिक में भी डलता है। ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म के लिए जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन आते हैं उसमें भी डलता है। और ये वेट लॉस में भी मदद करता है। वेट लॉस मतलब वजन कम करने में, किसी की बॉडी में यदि फैट सेल ज्यादा है, एडिपोज टिश्यू, तो उसको भी कम करता है ये, क्योंकि ये कैलोरी कंजप्शन को बढ़ा देता है। ठीक है। जो मतलब हमारी कैलोरी है उसकी यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है। तो आपने गोंद देखा ही है। अब इसका कलर, ऑर्डर, ये सब लिख दे रहा एग्जाम में आएगा तो। कलर कैसा रहता है गोंद का, बताओ। कलरलेस ऑफ वाइट थोड़ा ऐसे सर। सा ऑफ हम्म। वाइट कलरलेस ही बोलेंगे। ब्राउन सा है ना, थोड़ा सा भूरा भूरा रेडिश भी सा। रहेंगे कभी कभी ब्राउन साइड, नहीं थोड़ा नहीं सा हाँ, व्हाइट रेडिश, भी। रेडिश कभी ब्राउन। ब्राउन भी रहता है, रेडिश रेडिश ब्राउन भी ब्राउन। रहता है। हमें क्या है, हम्म। कोग्नोसी में किसी भी ड्रग के मॉर्फोलॉजी को मतलब लिखना है, उसको डिस्क्राइब करना है कि उसका टेक्सचर कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसकी ऑर्डर कैसी है ना। ये कोग्नोसी में आंसर लिखने का तरीका होता है। तो गोंद आप सब लोग ने देखा है, जो देखा है वो आपको लिखना यस। है ना। घर पे किसी के गोंद हो तो उसको सूंघ के देखना कैसी खुशबू आती है उसमें से। और जिसकी खुशबू नहीं पता हो तो उसको लिख देना ऑर्डरलेस, है ना, उसको लिख देना हम्म। ऑर्डरलेस। और यदि खुशबू अच्छी लगे और समझ में नहीं आए कि यार ये कौन सी खुशबू है, तो लिख दोगे प्लीजेंट ऑर्डर। प्लीजेंट मतलब लिसन टू ऑर्डर। मन को पसंद आने वाली प्लीजेंट ऑर्डर। अब टेक्सचर देख लेना उसका कैसा है। टेक्सचर तो गोंद का, टेक्सचर मतलब तो आप तोड़ोगे छुओगे तो कैसा महसूस होगा। तो जब आप उसको तोड़ोगे गोंद को तो स्टिकी सा टेक्सचर रहेगा उसका, है ना। यस। गोंद गोंद स्टिकी से टेक्सचर के साथ टूटेगा, तो आप उसको स्टिकी टेक्सचर लिख सकते हो, है ना। अब गोंद की जो सरफेस है वो आपकी अनइवन रहेगी, है ना, स्मूथ तो रहेगी लेकिन अनइवन इवन रहेगी। तो यही सब है, मतलब ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जब आप गोंद गोंद को देखोगे, छुओगे, सूंघोगे तो आपको क्या अनुभव होगा। तो ये कोगनोसी में हर ड्रग का हमें पता होना चाहिए, हर ड्रग का। वैसे हींग है, तो हींग में से जो स्मेल आ रही है, हींग कैसी दिखती है, ऐसा हमको हर ड्रग के बारे में पढ़ना पड़ता है। और वो ड्रग हमें कहाँ से मिलता है, जैसे गोंद हमें कहाँ से मिल रहा है, पेड़ की छाल से, है ना। पेड़ पेड़ की के जो छाल से। वेजल्स होते हैं उसमें थोड़ा सा हमें गहरा कट मारना पड़ता है अंदर तक, है ना, तब गोंद निकलता जी। है। एकदम हल्का सा मारोगे तो नहीं निकलेगा। तो इतने क्वेश्चन आप लोग कल पढ़ के आओगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है ना। एक काम मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप मुझे कल बताओगे कि शुद्ध सेहत की पहचान क्या है। बताओगे कल। ये आपका ओके सर। होमवर्क है यस ना। सर। और मैं आपसे कल पूछूंगा गूगल के बारे में, है ना। और आपका एब्जॉर्बेंट नॉन एब्जॉर्बेंट फाइबर क्या होता है, और केओलिन क्या होता है, और वूल क्या होता है, कॉटन भी पूछूंगा आपसे, पढ़ाया नहीं लेकिन पूछूंगा कॉटन कहाँ यूज होता है। ठीक है। और वूल के टेस्ट,
इतनी चीजें मैं आपसे कल पूछूंगा, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। डेफिनेटली इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। आपको पास होने के लिए 100 में से 40 नंबर लाने पड़ते हैं। सेशनल में यदि 19 नंबर मिले तो आपको 80 में से मात्र 21 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। और आपने यदि हर सब्जेक्ट के 40 ऐसे क्वेश्चन जो हर साल लगभग रिपीट होते हैं उतने आपने पढ़ लिए, तो आप 100% पास हो जाओगे, है ना। तो पास होने की व्यवस्था पहले कर लो, फिर जब ऐसा लगेगा कि नहीं अब सब पढ़ लिया है तो फिर आप बाकी की चीजें पढ़ना। पर अभी आप जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करो, है ना। पेपर डाले थे ग्रुप पे, देखा मैंने। पेपर किसने जी देखे? यस सर। सर। देखे सबने, देखो। आपने? तो उन हाँ पेपर को सर। सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। तो आपके पास होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। चलो, किसी को कोई डाउट है? नहीं तो फिर आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। और कल क्लास होगी आपकी तो मैं लिंक डाल दूंगा, और यदि टाइम रहेगा तो आपको लिंक डाल के क्लास लूंगा मैं, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना काफी है, बाय। नॉन एब्जॉर्बेंट फाइबर का एग्जाम्पल है नाइलॉन। नाइलॉन के कपड़े भी आते हैं ना, वो एब्जॉर्ब नहीं करता है किसी लिक्विड को और वाटर को। मेडिकल यूज ये रहता है, जैसे हमको कोई पेशेंट है ना, जैसे कि उसकी डिलीवरी हो रही है, तो हम वहां पर एक देखिए ऐसा नीचे। कपड़ा बिछाएंगे कि वो डिलीवरी के बाद में जो मतलब बायोलॉजिकल वेस्ट निकलेगा, है ना, वो उस कपड़े से आसानी से निकल जाए, क्योंकि वहां हमको जी सर। एब्जॉर्प्शन चाहिए ही नहीं, है ना। तो जी। ऐसे कामों में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। हाँ अब जी जैसे सर। कोई हमको कोई मास्क बनाना है ना, तो मास्क तो हमें ऐसा चाहिए कि जो चीजों को रिपेल करे, तो वहां पर हम इसको यूज यस। करेंगे, है ना। सर्जिकल इंडस्ट्री में इसका यूज होगा, है ना। चलो ठीक है।